ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, 45 दिन तक जिस प्रयागराज और संगम में रौनक थी, आज उसके आधिकारिक समापन का दिन था। तो महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने हैं जो गिनीज बुक में दर्ज हो गए हैं। क्या है वो आपको बताऊंगा, उससे पहले देखिए आधिकारिक रूप से संगम में प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के लिए योगी आदित्यनाथ खुद आज पहुंचे थे प्रयागराज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उसके बाद वहीं प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती की और 45 दिन सोचिए पूरा शहर बस गया था उस इलाके में, उस महाकुंभ मेला क्षेत्र में। जो से क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और महाकुंभ के समापन का वीडियो जारी हुआ, यानी महाकुंभ समाप्त हुआ जिस पर दावा किया जा रहा था सालों बाद जो महाकुंभ आया है उसका समापन हुआ। अमृत में प्रसाद बन गया, जीवन का संवाद बन गया। अमृत में प्रसाद बन गया, जीवन का संवाद बन गया। मुक्ति मोक्ष साक्षात बन गया, एक डुबकी में स्वाद बन गया। महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया। स्वर्ग उतर कर अमृत घोले हर कोई जिसे रहा है खोज, योगी बनकर सभी देवता धुनी रमाए बहरे मौज। बूढ़े दादा को कंधे पे डुबकी लगाता पोता है, कई पीढ़ियों का आलिंगन धर्म सनातन होता है। सादर आशीर्वाद बन गया, एक योगी प्रहलाद बन गया। भारत जिंदाबाद बन गया, एक डुबकी में स्वाद बन गया। महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया, महाकुंभ एक याद बन गया। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि इस वक्त प्रयागराज में किस तरह तंबू हटने लगे, बांस बल्ली जो लगी थी वो सब हटाई जाने लगी। 45 दिन तक सोचिए यहाँ एक अलग रौनक थी। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से तैयारियां की गई थी। जिस जगह पर सोचिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे थे, वो इसको पूरा जिला घोषित किया गया था। यहाँ के लिए किस एसपी नियुक्त किया जाता है और यहीं पर 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। वो सारे कैंप्स हटने लगे हैं, वो बांस बल्ली टीन तंबू सब हटने लगे। पूरा शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। और यहाँ बहुत सी यादें हैं। आज भी सुबह सोचिए समापन के बावजूद, ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग आज भी हजारों की संख्या में महाकुंभ पहुंचे थे आखिरी बार महाकुंभ के मौके पर स्नान करने के लिए। और इस महाकुंभ में जो रिकॉर्ड बने वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ के हाथ में आप देख रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट योगी के हाथ में है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हाथ में और केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो महाकुंभ में बने। 45 दिन से चल रहा महाकुंभ खत्म हो चुका है, लेकिन इस महाकुंभ ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रयागराज महाकुंभ गिनीज बुक में शामिल हो गया है। एक नहीं तीन रिकॉर्ड महाकुंभ में बने हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ से शानदार आयोजन के लिए प्रयागराज शहर के लोगों की जमकर तारीफ की। इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था। अब महाकुंभ से तंबू हटाए जा रहे हैं। 45 दिन के लिए बसा पूरा शहर वीरान हो गया है। साधु संत पहले से ही प्रयागराज से जा चुके हैं। कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन उसके बाद अब देखिए किस तरह से जो पंडाल हैं वह उखड़ रहे हैं। ये शिविर कभी यहाँ पर भव्यता दिव्यता प्रदान करते थे और यहाँ पर साधु संत रहते थे, गृहस्थ लोग यहाँ पर रहते थे। पूरा पंडाल यहाँ से उखड़ चुका है, समेटा जा रहा है, पैकिंग की जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से, ट्रकों से अलग अलग आश्रमों की ओर ये सामान यहाँ से जाएंगे। आइए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। गिनीज बुक का नाम आपने सुना होगा, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए, जिसमें 66 करोड़ लोग आए। योगी आदित्यनाथ के हाथों में आप वो वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये है गिनीज बुक। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे मान्यता मिल गई है और सीएम योगी को विश्व रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी सौंपे गए। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता के लिए अनोखी पहल हुई। इस अभियान में 329 सफाई कर्मियों ने गंगा की सफाई की। एक साथ इतने लोग गंगा के सफाई अभियान में जुटे थे। 250 जगहों को एक साथ आधे घंटे में साफ करने का टारगेट था। 329 जगहों पर एक साथ गंगा सफाई कर विश्व रिकॉर्ड बना। ये पहला रिकॉर्ड, इसका पहला सर्टिफिकेट। दूसरा सर्टिफिकेट, महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। ऐसे में इस जगह को साफ सुथरा रखना सबसे मुश्किल काम था। महाकुंभ क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का भी रिकॉर्ड बना है। 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ झाड़ू उठाकर सफाई की। इससे पहले यह रिकॉर्ड 10,000 लोगों के नाम था। यह अभियान 4 अलग अलग जोन में आयोजित किया गया। यह दूसरा रिकॉर्ड, जिसकी शीट, जिसका सर्टिफिकेट आप केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में देख रहे हैं। तीसरा रिकॉर्ड, ये जो आप हाथ में रंग देख रहे हैं, महाकुंभ में कला और एकता का भी शानदार प्रदर्शन हुआ। 10,102 लोगों ने एक साथ मिलकर हैंड पेंटिंग बनाई। 80 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े कैनवस पर यह पेंटिंग बनाई गई। 2019 के कुंभ मेले में 7,600 लोगों के नाम यह रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वो तीसरा सर्टिफिकेट आप ब्रजेश पाठक के हाथ में देख रहे हैं। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बताऊं, इंग्लैंड के 2 जुड़वा भाई ने दरअसल इसकी शुरुआत की थी और इस रिकॉर्ड में शामिल होने पर दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलती है। रिकॉर्ड हासिल करने वाला दुनिया भर में चर्चा में आ जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करता है। वही आप योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के हाथ में देख रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक सीमित नहीं था। 45 दिन तक पूरी दुनिया ने महाकुंभ को कवरेज दी है। अब देखिए, जब महाकुंभ का समापन हुआ तो दुनिया क्या कह रही है, क्या लिख रही है। देखिए, सबसे पहले देखिए, अमेरिका का द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, महाकुंभ में अमेरिका की आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। पिछले 6 सप्ताह में आधा अरब से अधिक लोग आ गए और महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप मिट जाने की मान्यता है। लोगों का मानना यह है कि इससे मोक्ष मिल जाता है। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई हुई थी। इस दौरान अमृत की 4 बूंद 4 अलग अलग जगहों पर गिरी। आज उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। CNN, अमेरिका का CNN कह रहा है, टीवी चैनल ने महाकुंभ को कवरेज दी है। उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े समागम का समापन हुआ है। इसमें करोड़ों लोगों ने पवित्र नदी में स्नान किया है। पिछले 45 दिन में 66 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में शामिल हुए। लोग गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए।
रंगों और आस्था के त्योहार का यह नजारा बहुत खास है। अब देखिए जरा पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, कुंभ मेला में विशाल जनसमूह ने पवित्र जल में स्नान किया है। आयोजनों को 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी। यह मानवता का सबसे बड़ा आयोजन। यह महाकुंभ हजारों साल पुराना है। धार्मिक श्रद्धा और अनुष्ठानिक स्नान का प्रदर्शन है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी चुनौती भी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का लिख रहा है, महाकुंभ में अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग शामिल हो गए। हर 12 साल में प्रयागराज में इसका आयोजन होता है और महाकुंभ को पीएम मोदी की दक्षिणपंथी पार्टी का समर्थन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। देखिए फ्रांस 24 क्या लिख रहा है, वो कह रहा है, भगदड़ की 2 घटनाओं के बाद भी करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए हैं। पीएम मोदी और योगी ने 2025 महाकुंभ को सबसे भव्य मेला बताया है। नेशनल ज्योग्राफिक अमेरिका का कह रहा है, भारत में गंगा नदी चमकीले रंग से सराबोर है क्योंकि लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों ने इनमें डुबकी लगाई है। भक्ति की निशानी के रूप में गेंदे का फूल अर्पित किया है। शाम के वक्त महाकुंभ में मंत्र मुग्ध करने वाला संगीत बजता है। दिन में वहां मंत्रोच्चार भी होता है। वो मानते हैं नदियों में स्नान करके पाप धुल जाएंगे। आइए, महाकुंभ में स्नान समाप्त हो गया, लेकिन आज भी सुबह भीड़ लगी थी। अभी भी लोगों की भीड़ थी। जो लोग पहुंचे, लोगों को पता चला कि दुनिया में रिकॉर्ड बने हैं बड़े बड़े। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। Me, this is not only a breaking news, it is a making news for India. This is a making news for India. और पूरे विश्व ने पहली बार सनातन के इस स्वरूप का दर्शन किया है। और हमने सनातन को प्रयाग में एक बार पूरे विराट स्वरूप में खड़े होते देखा है। इस 67 करोड़ लोगों को गंगा मैया ने और प्रयागराज ने नहला धुला के उनको उनके घर पहुंचा दिया और सभी स्वस्थ हैं, सभी खुश हैं। और जो खुशी एक डुबकी में लगाने के बाद लोगों को मिली ना साहब, आने में कितनी भी झंझावत लोगों ने झेली है। मैंने तो बहुत लोगों की सेवाएं भी की इस बार। मैंने देखा जब वो नहा के आते थे तो उनके अंदर परम आनंद की अनुभूति होती थी, जो सच में आज तक इसके पहले नहीं हुई है कभी। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर लाइन है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी मिट गई जहां से हमको मिटाने वाले। और विश्व रिकॉर्ड बनना प्रयागराज की इस धरती पर, ये हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय चीज़ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 50-52 साल मेरी उम्र हो गई है और लगभग 30-32 वर्षों से मैं प्रयागराज में हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा आयोजन या ऐसा महाआयोजन नहीं देखा। और जिस व्यवस्था के साथ मतलब ये आयोजन हुआ और जिस सुरक्षा के साथ ये आयोजन हुआ, ये वाकई अविस्मरणीय है। दुनिया के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम प्रयागवासियों के लिए भी बहुत ही फख्र की बात है कि इतना बड़ा आयोजन, विश्व स्तरीय आयोजन हमारे शहर में आयोजित किया गया। ये इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए हों, वहां सबसे मुश्किल काम था सफाई करना। योगी आदित्यनाथ ने देखिए पहुंचने के बाद आज वही काम किया है। खुद पहुंचकर संगम तट पर योगी आदित्यनाथ ने सफाई की है। जो भी कूड़ा वहां मौजूद था, कचरा मौजूद था, योगी आदित्यनाथ खुद जुटे। आप देख रहे हैं योगी को कैप में सफेद टोपी लगाए, योगी आदित्यनाथ हाथ में डंडा लिए हुए। जो भी कचरा तट पर था, योगी उसे उठा रहे हैं, अपने हाथों से उठाकर प्लास्टिक बैग में डाल रहे हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने देखिए सम्मान पूर्वक सफाई कर्मियों के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनके साथ पूरी योगी कैबिनेट ने खाना खाया है बैठ के। देखिए पूरी योगी कैबिनेट ने सफाई कर्मियों के साथ भोज किया है। ये एक संदेश योगी का, और ये संदेश के साथ साथ योगी ने गिफ्ट भी दिया है। आपको बताऊंगा क्या गिफ्ट दिया है सफाई कर्मियों को। उससे पहले देखिए पीएम मोदी और योगी ने कहा क्या है। महाकुंभ खत्म होने के बाद योगी ने कई गिफ्ट दिए। सफाई कर्मियों को 10,000 का बोनस का ऐलान किया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को योगी ने सम्मानित किया। बस ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, योगी ने इनके लिए अपना खजाना खोल दिया है। हर नाव चालक को 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर दिया जाएगा। स्वच्छता कर्मियों को जो 10 से 11,000 रुपए महीने के मिलते हैं, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपए किया जाए। सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज के लोगों की योगी ने जमकर तारीफ की। इन लोगों ने महाकुंभ आयोजन को घर का आयोजन माना है। प्रयागराज शहर की आबादी 20 से 25 लाख है। योगी ने कहा
जब 5 से 8 करोड़ लोग एक साथ आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। महाकुंभ के बहाने प्रयागराज स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रहा है। पीएम मोदी ने समापन पर ब्लॉग लिखा बाकायदा आज। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। मोदी जी ने लिखा, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मां गंगा, यमुना, सरस्वती से प्रार्थना करता हूं, अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में हमसे कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने इसे सफल बनाया है। केंद्र हो या राज्य, यहां न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। बीते 45 दिन में देश के कोने कोने से लाखों लोग संगम जा रहे थे। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान करना है। पूरे विश्व में इस तरह के बड़े आयोजन की कोई तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर करोड़ों लोग जुट गए। इन करोड़ों लोगों को ना कोई औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है इसकी कोई जानकारी थी। लोग चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में थे, सफाई कर्मियों की तारीफ भी की और उन्हें गिफ्ट भी दिया। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन अब महाकुंभ का समापन हो गया है तो सवाल पूछा जा रहा है उन लोगों से जो नहीं गए। कौन कौन वो चेहरे? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे। देखिए सवाल कौन और क्यों पूछ रहा है आपको बताऊं। दरअसल महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है और विपक्ष के कई नेता महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन इन नेताओं ने संगम में डुबकी नहीं लगाई। सबसे पहले राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का तो कार्यक्रम तय था। कहा जा रहा था प्रियंका वाड्रा भी महाकुंभ में जाने वाली है, लेकिन महाकुंभ के समापन तक राहुल गांधी गए नहीं। रायबरेली में मीडिया ने सवाल पूछा महाकुंभ कब जाएंगे, तो राहुल गांधी नमस्कार कर चलते बने। इसके अलावा बीजेपी अब राहुल गांधी को महाकुंभ ना जाने पर घेर रही है। कांग्रेस नेता अजय राय ने इसको लेकर जवाब दिया, कहा मैं कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार की ओर से खुद महाकुंभ जा चुका हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तौर पर डुबकी लगा ली है, तो राहुल गांधी की तरफ से भी मैंने डुबकी लगा ली। जो लोग आस्था, ये जो लोग वहां आए हैं उनका सम्मान है, ये आस्था का मामला है। अगला देखिए उद्धव ठाकरे। राहुल की तरह उद्धव ठाकरे भी महाकुंभ में नहीं पहुंचे। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर तंज कसा है। जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए वो बताएं आखिर क्यों नहीं गए। वो कहते रहते हैं कि वो हिंदू हैं। बाल ठाकरे ने गर्व से कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उनका नारा था बाल ठाकरे का, लेकिन अब वो खुद को हिंदू कहने से डरते हैं। उद्धव के दो नेता महाकुंभ तो गए लेकिन डुबकी नहीं लगाई। बिना डुबकी लगाए वापस आने पर अटपटा बयान दिया। दूसरों के पाप उनके बदन में ना चिपक जाएं और इसलिए डुबकी नहीं लगाई है। आपको बताएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी महाकुंभ में नहीं गई। ममता ने तो महाकुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ से कर दी। ममता ने 144 साल बाद कुंभ के दावे को भी झूठा बताया है। महाकुंभ पर खर्च को लेकर ममता ने सवाल उठाए, लेकिन महाकुंभ में ममता और उनके भतीजे नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बीजेपी के निशाने पर आ गई। लालू यादव ने भी दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। लालू ने फालतू बता दिया था महाकुंभ को। लालू के इस बयान पर खूब सियासी बवाल भी मचा। लालू के साथ तेजस्वी भी महाकुंभ स्नान करने नहीं गए और बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने, बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को उठाएगी और लालू तेजस्वी को घेरेगी। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे।
किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। बड़ा महाकुंभ जो है, ये अद्भुत महाकुंभ सफल रहा। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं। तो कहा गया है इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। मृतकों की सूची अभी तक क्यों नहीं आई? आप गिद्ध और सूरों की बात करते हैं, आप तो बाबा हैं, आप तो स्वयं सनातन के ध्वजवाहक हैं। आपके मुंह से शब्द शोभा नहीं देते। इस भीड़ से कौन डरा, कुंभ से कौन डरा, भव्य आयोजन से कौन डरा, कौन आलोचना करने लगा? अखिलेश जी हैं, उन्हें कुंभ नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें 2027 दिखाई दे रहा है। तो 2025 के कुंभ ने 2027 का परिणाम घोषित कर दिया, उनका दर्द ये है। 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है। संभल से खबर आई, संभल जामा मस्जिद में आज फिर एएसआई की टीम पहुंची है। दरअसल जामा मस्जिद का इससे पहले सर्वे हो चुका है, उसके बाद हिंसा हुई, तब से संभल की जामा मस्जिद खबरों में है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एएसआई की टीम पहुंची संभल की जामा मस्जिद। दरअसल कुछ तस्वीरें लेनी थी, रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी थी। ये एएसआई की टीम पहुंची और उसके बाद गेट खुला है जामा मस्जिद का, एएसआई की टीम अंदर गई है, उसने रिपोर्ट तैयार की है। देख रहे हैं आप, पुलिस के साथ एएसआई के लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अलग अलग जगह तस्वीरें ले रहे हैं। ये उसकी प्रबंधन में शामिल है जिन्हें आप देख रहे हैं। जामा मस्जिद के एएसआई की टीम ने अंदर तस्वीरें ली हैं जाने के बाद अलग अलग जगहों की। दरअसल यहाँ रंग रोगन और पुताई होनी है, जिसका विरोध हिंदू पक्ष ने किया और एएसआई से इजाजत लेनी थी, इसलिए कोर्ट ने भेजा था और कल एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आइए आपको बताऊं, ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। हाईकोर्ट ने दरअसल एएसआई को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मस्जिद पक्ष रंग रोगन कराना चाहता है जामा मस्जिद का। संभल मस्जिद में आज एक बार फिर एएसआई की टीम पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची थी। एएसआई टीम के जामा मस्जिद में एंट्री के बाद गेट बंद कर दिया गया। पुलिस बल की तैनाती के बीच एएसआई टीम ने सर्वे किया और एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट कल सुबह 10 बजे दाखिल करेगी। मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई। दरअसल अब देखिए हुआ क्या, मस्जिद कमेटी और एएसआई के बीच समझौता हुआ था। इसके मुताबिक मस्जिद के रंग रोगन रख रखाव का जिम्मा मस्जिद कमेटी का था। एएसआई के वकील ने कहा मस्जिद कमेटी के लोग हमारी मस्जिद में एंट्री रोक रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा अगर आप एएसआई की टीम को मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देंगे तो ये कैसे तय होगा, पुताई का काम तो एएसआई को ही करवाना है। मस्जिद कमेटी ने कहा एएसआई ने कभी सफाई नहीं कराई है मस्जिद में, हमने कभी कुछ नहीं कहा है। पुलिस हमसे एएसआई की अनुमति लेने के लिए कह रही है, हमें बताया गया कि मामला लंबित है। एएसआई ने कहा कि अर्जी दीजिए आप, हमने लिखित में अर्जी भी दी है। हाईकोर्ट ने कहा अगर मस्जिद कमेटी की लिखित में अर्जी मिली तो आपने क्या कार्रवाई की है, आप एक अधिकारी का नाम बताइए जो निगरानी कर सके। मस्जिद कमेटी ने कहा हमने उन्हें एंट्री से नहीं रोका कभी, रंग रोगन के साथ लाइट झालर भी मस्जिद में लगवानी है। हरिशंकर विष्णु शंकर जैन थे वहां, उन्होंने कहा मस्जिद कमेटी की मांग का वो विरोध करते हैं और हमें इस पर गंभीर आपत्ति है। सफेदी की आड़ में हिंदू कलाकृतियों को नष्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट इसका ध्यान रखेगा, हम वीडियोग्राफी के साथ अधिकारियों की मौजूदगी में पेंटिंग करने की अनुमति देंगे। जो भी चीज वहां लगाया जाना है उससे बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाएगा। हाईकोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा संभल में जो लोग पहुंचे हैं, चाहे वो एएसआई की टीम के साथ हो, वकील हो, वहां के लोग हो, वो क्या कह रहे हैं।
नहीं, अंदर उन्होंने ये पूछा कि ये क्या है, हमने बताया ये हौज है, यहाँ पर वजू करते हैं। ये क्या है वो बताया हमने, ये कब्रें हैं। ये बताया कि ये क्या है, हमने ये कोठरी है, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और बस पूरी उन्होंने जामा मस्जिद की पूरी अंदर से पूरी जगह की वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है, फिर उसके बाद बाहर से की है। छत पर भी जाकर देखा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है, कैसे कैसे बनी हुई है, यहाँ मरम्मत की ज़रूरत है कि नहीं है। जो भी रंगाई पुताई तो होनी नहीं चाहिए, हर साल पुताई होती है, ये तो ज़बरदस्ती की एक साजिश है। ये इसमें साक्ष्य मिटा भी सकते हैं। ये रमज़ान कल से शुरू होने जा रहा है। रमज़ान मुबारक में हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि मस्जिदों को रंग रोगन कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। मस्जिद साल में एक मरतबा रमज़ान आता है, हर दिन रमज़ान थोड़ी होता है, तो इस वजह से कराते हैं। और कहाँ कौन सी चीज़ मिट जाएगी। मांगे क्या है, जो पुताई रंगाई का जो कार्यक्रम है वो ASI करेगा और कोई नहीं करेगा। अंदर के बातें हैं, अंदर में ही मंदिर आता है हमारा, और इसकी रंगाई पुताई भी अब ASI करेगा। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है बिहार से। बिहार में दरअसल गालीबाज टीचर का ज्ञान और बिहार का अपमान। बिहार के एक स्कूल में दरअसल एक टीचर का ट्रांसफर हुआ, जो टीचर दिल्ली में पढ़ाती थी। बिहार के स्कूल में इनका ट्रांसफर हुआ। जब ये बिहार के स्कूल में गई तो बिहार के लोगों और बिहार वासियों और बिहार को गालियां देने लगी। इन्होंने वीडियो बनाया। इंडिया में पहले सुनिए जरा ये अपने ट्रांसफर पर क्या कह रही हैं। पोस्टिंग दे सकता था। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। उनका कहना था कहीं पोस्टिंग दे देते, बिहार पोस्टिंग क्यों दे दी। एक और वीडियो बनाया उसके बाद इन्होंने, इसमें भी बिहार के लोगों पर हमला करने लगे। बिहार के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उस पर हमला करने लगी। सुनिए जरा। I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is, and me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is. People have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो। इंडियन रेलवे की मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। आई एम नॉट किडिंग। द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, बिहार इज जस्ट, पीपल हैव नो सिविक सेंस। एक टीचर का इतना ज्ञान कि पानी पी पी कर किया बिहार का अपमान। मेरे से क्या मैडम की पोस्टिंग बिहार में क्या हुई, वो बिहार और बिहारियों पर गालियों की बरसात करने लगी। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। सभ्यता से लेकर सलीके तक हर मुद्दे पर महिला टीचर बिहार और बिहारियों पर बरस पड़ी। वो अंग्रेजी में गालियां देती गईं और ये तक कह दिया कि बिहार भारत से अलग हो जाए तो देश विकसित हो जाएगा। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is, and me being here, I can see it every day. The ground reality is
गालीबाज टीचर के ज्ञान और अपमान से पूरा बिहार गुस्से में है। मैडम पर सख्त कार्रवाई करने और कड़ा सबक सिखाने की मांग होने लगी है। Situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is, and me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just, people have no civic sense. तो सोचिए, ये टीचर, इन्हें भेजा गया बिहार में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ऐसी सोच रखती हैं, ये क्या कह रही हैं? दरअसल इनके साथ हुआ क्या? 24 साल की दीपाली शाह पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की रहने वाली हैं। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए दीपाली ने बड़ी बड़ी तैयारी की। अच्छे नंबरों से बैचलर डिग्री, बीएड की परीक्षा पास की, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास की और इसके बाद कई राउंड के टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाब रही। लेकिन पहली पोस्टिंग बिहार के जहानाबाद में होने से भड़क गई। दीपाली ने सोशल मीडिया में 2 वीडियो के जरिए गुस्सा जताया। इन वीडियो में वो बिहार और बिहारियों को गाली देने लगती हैं। पहले वीडियो में कहती हैं, केंद्रीय विद्यालय के देश में कितने रीजन हैं, मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकते थे, बंगाल भेज सकते थे, मेरे एक दोस्त को बेंगलुरु, एक को दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट भेजा, लेकिन मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मुझे यहां बिहार में पोस्टिंग दे दी? मेरी पोस्टिंग लद्दाख कर देते, गोवा कर देते, जहानाबाद क्यों की? दूसरे वीडियो में दीपाली ने कहा, पता नहीं मैंने क्या गलती की कि मुझे देश के सबसे गंदे रीजन में पहली पोस्टिंग दे दी। बिहार बहुत खराब है, यहाँ के लोगों में साफ सफाई नहीं है, बिहार के लोग दिल्ली जाकर परेशानी खड़ी करते हैं। दीपाली बिहार को कोसते हुए अंग्रेजी में गाली भी देती हैं, कहती हैं बिहार की वजह से भारत विकसित नहीं बन पाया, अगर बिहार देश से हट जाए तो भारत विकसित हो जाएगा। सोचिए, जिस जहानाबाद और बिहार को दीपाली गाली दे रही हैं, उस जहानाबाद और बिहार के बारे में उन्हें बता दूं कि बिहार का शानदार इतिहास और सांस्कृतिक विरासत शायद दीपाली को नहीं पता। उसी जहानाबाद से 63 किलोमीटर दूर बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहानाबाद से 61 किलोमीटर दूर नालंदा दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है। जिस बिहार ने सम्राट अशोक से लेकर चाणक्य और आर्यभट्ट दिए, देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस भी बिहारी देता रहा है, उस बिहार को पर उंगली उठा रही है। अब सुनिए जरा, हमने बिहार के लोगों से सवाल किया, दीपाली जो कह रही हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग क्या कह रहे हैं? शिक्षिका का वीडियो देखे हैं, उनका बात सुने, काफ़ी अभद्र लगा। ये शिक्षिका का काम ही नहीं है, और जो अगर ऐसा बोले हैं तो उनको पर बिहार सरकार को एफआईआर करना चाहिए और उनको निलंबित करना चाहिए नौकरी से। हम भी ये वीडियो देखे हैं, ये महिला किसी प्रकार से टीचर लगती नहीं है, इसके ऊपर हम बिहार सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द एफआईआर किया जाए और इसे बर्खास्त किया जाए। शिक्षिका का सबसे बड़ा काम होता है समाज को सुधारना, ना कि देश को और राज्य को गाली देना। ये पूरे देश के नज़र में और पूरे राज्य। और आइए अब आपको बताऊं, टीचर पर एक्शन हो गया है। अब तक उनके विभाग ने एक्शन लिया है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई की भी तैयारी हो रही है। केंद्रीय विद्यालय की टीचर की गालियों से हड़कंप मच गया और बिहार को गाली देने पर विधायक और सांसद गुस्से में आ गए। समस्तीपुर से सांसद शाबी चौधरी ने केवीएस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और गालीबाज टीचर दीपाली शाह पर कड़े एक्शन की मांग की। 24 घंटे के अंदर केंद्रीय विद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। दीपाली शाह के तुरंत निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने 1965 के नियम 10 का हवाला दिया है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अंग्रेजी में अपशब्द कहकर बिहार वासियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। एक शिक्षक का ऐसा कृत्य बहुत ही निंदनीय प्रतीत होता है, इसलिए दीपाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। वो सारण जिले की मशरक केंद्रीय विद्यालय को रिपोर्ट करेंगी और अगले आदेश तक बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकती हैं। गाली और अपमानजनक भाषा को लेकर पुलिस भी एक्शन में है। टीचर दीपाली को नोटिस जारी कर साइबर पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बिहार के सियासतदानों में भी रोष है, उन्हें सुनिए। ये टीचर की भाषा है, जो एक लाइन बोलने के पहले ही गाली है, दूसरे लाइन बोलने के पहले गाली। ये पढ़ाने लायक है बच्चों को? ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसी जबान में ये बच्चों को शिक्षा देंगी। और बिहार के बारे में इतने अच्छे ख्याल हैं इनके, शर्म आनी चाहिए कि देश में ऐसे टीचर भी हैं। विद्यालय की शिक्षिका ने बिहारियों के बारे में जिस तरह की हीन भावना का प्रकटीकरण किया है, बिहारियों को अपमानित किया है, बिहार को भी अपमानित किया है।
ऐसे शिक्षक के खिलाफ भारत की सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार का इस तरह का अपमान हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन को इसकी लिखित शिकायत दी गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित भी किया गया है। एक कड़ा संदेश सबके पास जाना चाहिए कि लोग अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें, दायरा न लांघें और किसी की भी भावनाओं को आहत न करें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा सत्र चल रहा है और हर रोज हंगामा हो रहा है। बीजेपी अंदर और आम आदमी पार्टी बाहर। दिल्ली असेंबली का सत्र आज तीसरा दिन था। सत्र में एक तरफ तो विधायक नजर आ रहे हैं बीजेपी के आपको, लेकिन दूसरा हिस्सा खाली है। दूसरी तरफ कुर्सियां देखिए जरा, इस तरफ कुर्सियां पूरी खाली है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक कब के बाहर किए गए। अगली तस्वीर देखिए जरा। बाहर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि निलंबन हो चुका है, निलंबित है। बाहर आतिशी के नेतृत्व में नारेबाजी हो रही थी। से 21 विधायक बाहर थे, इकलौते बचे अमानतुल्ला। ये उस दिन पहुंचे नहीं थे विधानसभा, तो इनका निलंबन नहीं हुआ। आज अकेले यही सदन में थे। एफआईआर दर्ज कर ली। सीएजी की रिपोर्ट में तो ये अज्यूम किया गया, ये जो है नॉन कम्युनिंग एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने नहीं दी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए। और सरकार में जिन बात एक कहावत है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इन दिनों दिल्ली विधानसभा पर यह कहावत सटीक बैठ रही है। सदन में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आपने हंगामा किया तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आपके 21 विधायकों को बाहर कर दिया। अब केजरीवाल के विधायक सदन के बाहर बैठे हैं, स्पीकर से गुहार लगा रहे हैं, राष्ट्रपति से मनोहार कर रहे हैं। एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। का निर्णय है, उन्होंने उपराज्यपाल जी के अभिभाषण में जो अनुशासनहीनता की थी उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। रूल बुक क्या कहता है? रूल बुक के आधार पर ही कार्रवाई हुई है। तो सवाल यह है, क्या अभी ये शुरुआत है? क्या आपकी परेशानी अभी और बढ़ने वाली है? दरअसल दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार पर एक्शन की तैयारी में है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर एक्शन से पहले ये आपका रिएक्शन बताया जा रहा है। और आइए आपको बताऊं, आतिशी ने बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है कि हमें सदन से बाहर कर दिया, अंदर नहीं आने दे रहे। ये देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी के विधायक बाहर बैठे हैं। आतिशी ने राष्ट्रपति को लिख दिया है और स्पीकर ने बाहर कर दिया। आपके विधायकों को सदन में घुसने नहीं दिया गया, इसी बात का गुस्सा है। आप विधायकों को परिसर के बाहर रोक दिया गया आज, जिसके बाद आपके निलंबित विधायक धरने पर बैठ गए। आप विधायकों के धरने की अगुवाई आतिशी कर रही थी। दरअसल विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं। 25 फरवरी को आपके 21 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित किया, बाहर किया, क्योंकि ये विधायक एलजी के अभिभाषण के दौरान बयानबाजी, नारेबाजी कर रहे थे। बार बार ताकीद के बाद भी एलजी को अभिभाषण पढ़ने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद स्पीकर ने सबको 3 दिन के लिए निलंबित किया है। आपके इन विधायकों के निलंबन का आज दूसरा दिन था। एक दिन के इंतजार के बाद वो सदन में वापस आ जाते, लेकिन आपके विधायकों को यह मंजूर नहीं था। आप विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गए। पूर्व सीएम आतिशी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से तुरंत मिलने का समय मांगा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में विधानसभा से निलंबन का मुद्दा उठाया, विधायकों के निलंबन को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। दरअसल रेखा गुप्ता की सरकार भ्रष्टाचार पर एक्शन की तैयारी में। सीएजी की रिपोर्ट के बाद शराब घोटाले में एक्शन होने वाला है।
शीश महल और स्कूल घोटाले पर भी एक्शन की तैयारी है। मोहल्ला क्लिनिक, शेल्टर होम घोटाला भी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कई और घोटालों पर एक्शन होगा। ऐसे में सरकार और विपक्ष पर सियासी तकरार बढ़ गई है, यह भी और बढ़ेगी। सुनिए जरा दिल्ली के सियासतदान क्या कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पे जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। आपने हमारे 21 विधायकों को बाहर कर दिया और ऐसा मौका आया जब आप खुद स्पीकर साहब जो है विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे खड़े हो जाते थे। हमने उनको कभी भी विधानसभा के परिसर से बाहर नहीं किया। चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचा, अगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है। सदन में जब ये ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना ये सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। जब विधानसभा से कोई बाहर करा जाता है तो विधानसभा से बाहर होता है, विधानसभा परिसर से बाहर होता है। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि 10 साल उन्होंने तो कोई कानून मानना ही नहीं। तो दिल्ली में एक और मांग उठने लगी है। दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग। बीजेपी के विधायक मुस्तफाबाद से बिष्ट जीत के आए हैं, ये कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम बदला जाए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नीलम पहलवान ने आज विधानसभा में कहा कि नजफगढ़ का नाम बदला जाए, नाम बदलने की मांग की। हमारे नजफगढ़ मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला, तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़। अब आपको बताऊं कि बीजेपी का कौन सा विधायक कौन सा नाम बदलने की बात कर रहा है। सबसे पहले देखिए, मुस्तफाबाद से विधायक है बिष्ट। मुस्तफाबाद पुराना नाम, इनका कहना है नया नाम शिवपुरी रखा जाए मुस्तफाबाद का। दिल्ली सरकार फुल एक्शन में है, बीजेपी विधायक भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। कई इलाकों के नाम बदलने की मांग हो रही है। नाम बदलने की मांग सबसे पहले मोहन सिंह बिष्ट ने की। मुस्तफाबाद में चुनाव के दौरान नाम बदलने का वादा किया इन्होंने। बिष्ट ने कहा जब जीतूंगा तब मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा और शिवपुरी कर दूंगा। दूसरा नाम है नजफगढ़ का। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ किया जाए। आज नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने भी यही मांग की। नीलम पहलवान ने कहा मेरी विधानसभा दिल्ली देहात में है, वहां हरियाणा की सीमा टच करती है। जब मुगल शाह आलमगीर ने नजफगढ़ को संभाला तो हमारे नजफगढ़ पर अत्याचार हुआ। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने नजफगढ़ को दिल्ली में शामिल किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई होने के बाद भी नजफगढ़ का नाम नहीं बदला गया। अब नजफगढ़ को नाहरगढ़ कर देना चाहिए। तीसरा नाम मोहम्मदपुर को माधवपुरम कर दिया जाए। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मांग की है और उनका कहना है कि आरके पुरम से विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर है, निगम ने इसका नाम बदलने का फैसला किया था, लेकिन आपकी सरकार ने इस मामले को दबाए रखा है। मैं माधवपुरम करने का प्रस्ताव अध्यक्ष के सामने रखूंगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं? इस बार 2026 के परिश्रम में मैं उसका निश्चित रूप से नाम बदलूंगा। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था। जो हमारे पूजनीय हैं
जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। अत्याचारी का नाम पर नजफगढ़ का नाम हटाकर वो व्यक्ति जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ा, ऐसे नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है, जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम करेंगे। और आइए यही सवाल हमने दिल्ली के लोगों से पूछा, क्या दिल्ली के लोग भी नाम बदलने के हक में हैं? तो सुनिए देश की राजधानी में लोग क्या कह रहे हैं। ये नाम ये कभी औरंगजेब वगैरह थे ना, ये नाम रखे थे उन लोगों ने, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये नाम माधवपुरम होना चाहिए। इन लोगों ने जो मुगल आए उन्होंने अपने अपने इलाके में बाबर रोड, हिमायू रोड, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, जहांगीर रोड, पता नहीं कितना बनाए। तो अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो चुका है और तो हिंदू नाम होने चाहिए। औरंगजेब टाइप के सामने से वो सब रखा है, वो सब था, दुरंती आदमी था, उसने रखवाया नाम, तो उसको तो चेंज होना चाहिए। हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ बदलना सही है, जहाँ हिंदू का आबादी ज़्यादा है तो वहाँ बदलना सही है। जहाँ पे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की तो हिंदू होना चाहिए, और जहाँ पे मुसलमान कल्चर जो हमारा मुसलमान हिंदुओं का तो हिंदू का नाम तो हमारा ठीक होना चाहिए। देखो नाम बदलेगा तो अच्छा भी लगेगा वैसे, क्योंकि पहले जो है कुछ और नाम था, वो नाम धीरे धीरे तकरीबन ये सब मिटते जा रहे हैं। अच्छा, पूरे इंडिया से तकरीबन जो, तो ये मिट भी जाए तो अच्छा है माधवपुरम जो। अगर ये नाम चेंज होते हैं तो ये ऐतिहासिक कदम होगा और हमारे ये इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को होगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हारने के बाद भगवंत मान योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर ड्रग माफियाओं और ड्रग से जुड़े लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये देखिए आज बुलडोजर चला है, पटियाला में तस्कर पर एक्शन हुआ है, ड्रग तस्कर पर। रिंकी के ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे पहले भी लुधियाना में बुलडोजर चला था ड्रग के एक तस्कर पर, क्योंकि ड्रग्स खत्म करना है पंजाब से, इस वादे के साथ ही सरकार में आए थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात अचानक बदले हुए मौसम की। मौसम बदल गया न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों में। तस्वीर देखिए जरा, जॉर्जिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बर्फ से खेलते हुए बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया में बर्फबारी हो रही है। एक और तस्वीर देखिए, जॉर्जिया की है। लगातार बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है। पेड़ों पर बर्फ है, गाड़ियों पर बर्फ है, सड़क पर बर्फ है। अब देखिए जरा भारत की बात करते हैं। कश्मीर में देखिए जरा, कश्मीर में बर्फबारी शुरू हुई, इसका असर उत्तर भारत के कुछ और शहरों और राज्यों तक पहुंचा है। कश्मीर में बर्फबारी की आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए मौसम ने करवट ली है, अचानक ठंड बढ़ गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, बांदीपुरा की मैं आपको दिखा रहा हूं। बांदीपुरा में बच्ची देखिए किस तरह बर्फ के बीच में। ये तस्वीर देखिए सोनमर्ग की दिखा रहा हूं। सोनमर्ग में भी आज बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का असर हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा तक पड़ रहा है। और हिमाचल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हिमाचल के चंबा के हालात क्या हैं। देखिए चंबा में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी हुई, रास्ते बंद हो गए और उसके बाद बर्फ हटाई जा रही है। अमृतसर में सुबह से बारिश हो रही है और उत्तर भारत के कई शहरों में पूरी रात बारिश हुई है। और आइए आपको बताऊं, अभी मौसम ने जो करवट ली है, कितने वक्त तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, किस शहर में मौसम का क्या हाल है। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे
कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। 1 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। यूपी में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदल गया है। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। 1 मार्च तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश होगी। बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी मध्य प्रदेश में। पंजाब में आज अमृतसर समेत कुछ जिलों में बारिश हुई है। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी है। जम्मू कश्मीर कई जिलों में बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। इनमें द्राबशला में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। हिमाचल में 3 दिन तक भारी वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से परिवहन सेवा बंद है। अटल टनल रोहतांग में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मनाली और शिमला में भी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आज कुछ जिलों में बारिश हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पुणे से आई है। पुणे में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। हैवानियत से गुस्से में है पुणे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पुणे का जो बस स्टॉप है, ये आप देख रहे हैं। ये वो शख्स है जो आरोपी है और आरोपी ने एक बस के अंदर, जी हां, रोडवेज की सरकारी बस थी, बस में महिला के साथ रेप किया है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी अभी तक फरार है। उद्धव शिवसेना ने, कार्यकर्ताओं ने देखिए प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ भी की है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर जिस आरोपी को पुलिस तलाश रही है, अब तक आरोपी पकड़ से बाहर है। कैसे ये हैवानियत और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है इस रेपिस्ट ने। पुणे का स्वारगेट महाराष्ट्र के सबसे बड़े बस डिपो में शामिल है। यहां हर वक्त 100 से ज्यादा बस मौजूद रहती हैं। 25 फरवरी को यही दिल दहला देने वाली वारदात हुई इसी बस स्टॉप पर। लड़की अपने घर सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी दत्तात्रेय रामदास गाडे नाम का एक आदमी उसके पास गया। रामदास ने कहा कि सतारा की बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई है। वो दीदी कहते हुए लड़की को दूसरी बस में छोड़ने गया। बस में लाइट बंद थी और पूरी तरह से अंधेरा था। लड़की बस में चढ़ने से डरी तो आरोपी ने समझाया, कहा दीदी आप सही बस में हो, सब सो रहे हैं इसलिए अंधेरा है। फिर बस में चढ़ते ही रामदास ने दरवाजा बंद कर लिया। बस डिपो में खड़ी बस में उसने लड़की के साथ हैवानियत की। फिर लड़की को धमकी देकर आरोपी रामदास फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाडे नामी हिस्ट्री शीटर है। इस पर चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग से ज्यादा आधे दर्जन मामले दर्ज हैं। 2019 में जमानत पर रिहा हुआ था, फिर जघन्य अपराध किया है। एक बेटी से हुई दरिंदगी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है। महिला संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया है और आरोपी को पकड़कर कड़े एक्शन की मांग की है। खबर है कि पुणे रेप का आरोपी भागकर गन्ने के खेत में छिपा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने ड्रोन और खोजी कुत्ते लगाए। 50 घंटे से क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 13 टीमें तलाश रही हैं। आरोपी रामदास गाडे पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी और महिलाएं। आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसके मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं। खाली उसको पकड़ना बाकी है, तो वो भी मिल जाएगा क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसलिए वो छिप रहा होगा। तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए जो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो पुलिस शिद्दत से आरोपी को तलाश रही है। बताया जा रहा है गांव के खेतों में छिपा हुआ है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपका शो मिस हो गया है तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आगे जरूर देखिए क्या है खास।